Dear children, today we will discuss about organizational structure. What is organizational structure? The definition is mentioned here. Organizational structure is a network of job positions, authority and responsibility at different levels. क्या मतलब हुआ? एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉय की क्या जॉब पोजीशन है, क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? एक फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं हम. इट इज अ फ्रेमवर्क और इट इज अ नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी. ठीक है, कैसे एक एग्जांपल लेते हैं. इन आवर स्कूल, राइट, each and every teacher is clear about his or her job position, authority and responsibility. हमारे स्कूल में हर एक टीचर जो है वो क्लियर है कि मेरी क्या जॉब पोजीशन है, मेरी क्या अथॉरिटी है और मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज होते हैं, टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल सुपरवाइजरी लेवल तक, एक एक एम्प्लॉय को, टॉप मैनेजर को, एक एक हम कह सकते हैं सुपरवाइजर को क्लियर होता है कि उसकी क्या जॉब पोजीशन है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी क्या अथॉरिटी है. दिस नेटवर्क इज टर्म्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन इज 1 मार्क में हमारे ये सारे क्वेश्चन जो मार्क करे हैं मैंने, ये भी 1 मार्क में इंपॉर्टेंट है, ये भी 1 मार्क में इंपॉर्टेंट है, ये भी 1 मार्क में इंपॉर्टेंट है. ठीक है, व्हाट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय वन मैनेजर. एक मैनेजर अपने अंदर कितने एम्प्लॉयज को अच्छे से मैनेज कर पा सकता है, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. क्या है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? Number of employees that can be managed effectively or efficiently by one manager, by one supervisor, anything you can write. एक मैनेजर अपने अंदर कितने लोगों को, कितने एम्प्लॉयज को, कितने सबऑर्डिनेट्स को अच्छे से मैनेज कर पा रहा है, उनको सुपरवाइज कर पा रहा है, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को हम क्या बोलते हैं? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्लियर हो गया. इसी से आगे आता है हमारा एक MCQ जो हमारा लास्ट CBSE सैम्पल पेपर में आया था लास्ट ईयर. डैश गिव्स शेप टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को जो भी हमने पढ़ा, नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको शेप कौन देता है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट गिव्स शेप टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. 1 मार्क में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स, या इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. आपको याद रखना है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय वन सुपीरियर. राइट, उसके बाद है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट गिव्स शेप टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अभी हम इसको डिस्कस करते हैं. आगे एक और MCQ टाइप आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स 1 मार्क में. नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन टॉल स्ट्रक्चर एंड वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन फ्लैट स्ट्रक्चर. हम क्लियर करेंगे. पहले हमें पता होना चाहिए स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है. ठीक है, व्हाट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय वन सुपीरियर. ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. नैरो मतलब छोटा. ठीक है, कह रहे हैं अगर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट छोटा होगा, यानी कि एक मैनेजर अपने अंदर कम लोगों को मैनेज कर पा रहा है, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? टॉल होगा. टॉल मतलब बड़ा होगा, यानी कि एक मैनेजर अपने अंदर कम लोगों को मैनेज कर पा रहा है, तो नंबर ऑफ मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी? नंबर ऑफ सुपीरियर्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी? बढ़ जाएगी. यानी कि ये जो हमारी चेन ऑफ कमांड होती है, जो हायरार्की होती है, वो क्या होगी? टॉल होती चली जाएगी. तो नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट गिव्स टॉल स्ट्रक्चर. लाइकवाइज वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, जब एक मैनेजर बहुत सारे लोगों को मैनेज कर लेता है अपने अंदर, हमारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या हो गया? वाइडर हो गया. बहुत सारे लोगों को मैनेज कर पा रहा है एट अ टाइम. ठीक है, नंबर ऑफ मैनेजर्स एंड नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स एंड नंबर ऑफ सुपीरियर्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी? कम हो जाएगी कंपैरेटिवली. So it will result in flat structure. This way, span of management gives shape to organizational structure. ये 3 चीजें हैं, 1 मार्क में important है. Dash gives shape to organizational structure. What gives shape? Span of management. Narrow span of management results in tall structure, and wider span of management results in flat structure. Right? So we have discussed what is organizational structure, what is span of management, and what gives shape to organizational structure.
Now the next topic is types of organizational structure. There are two types of organizational structure. Right now we have discussed the definition and the meaning of organizational structure. It is a network of job positions, authority and responsibility at different levels. Now organizational structure is categorized in two ways, फंक्शनल एंड डिविजन. यानी कि जैसे कि डिपार्टमेंट्स बनाने के दो तरीके होते हैं, सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी टू टाइप्स के होते हैं. जैसे हमने पीछे पढ़ा था टॉपिक में, डिपार्टमेंटलाइजेशन कैन बी डन इन टू वेज, फंक्शनल एंड डिविजनल. लाइकवाइज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ठीक है, अब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है हम ये पढ़ेंगे. हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी, व्हेन सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स आर ग्रुप्ड एंड पुट अंडर वन डिपार्टमेंट. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, डिपार्टमेंटलाइजेशन. सेम डेफिनेशन लिखेंगे, इन दिस सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स आर ग्रुप्ड एंड पुट अंडर वन डिपार्टमेंट. लास्ट में लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. तभी क्या बोल रहे हैं इसको, ये क्या है, फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कह सकते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं. क्या लिखेंगे, सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स, एक जैसे एक्टिविटीज को ग्रुप करा और एक डिपार्टमेंट बना दिया, लेकिन किसके बेसिस पे हमने जो ग्रुपिंग करी, क्या ध्यान में रखते हुए करी, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. नेस्ले इज अ कंपनी. ठीक है, एक कोई भी एग्जांपल लेते हैं. नेस्ले कंपनी है जो 5 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है. ठीक है, A B C D E. नेस्ले इज प्रोड्यूसिंग 5 प्रोडक्ट्स, नेमली A B C D एंड E. ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा डेफिनेशन, सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स आर ग्रुप्ड एंड पुट अंडर वन डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस. कैसे होगा यहाँ पे डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है. ये देखो कैसे होंगे डिपार्टमेंट्स, फंक्शंस के डिपार्टमेंट्स होंगे. एक होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक होगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट एंड सो ऑन. ठीक है, जितने भी फंक्शंस रिक्वायर्ड हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में. लाइकवाइज मल्टीपल हमारे पास हो सकते हैं फंक्शंस. ठीक है, डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा. हमने जनरल एग्जांपल ले लिया कि लेट्स से इस कंपनी में 1 2 3 5 वी हैव 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, राइट. लेकिन ये डिपार्टमेंट्स किसके बेसिस पे बने हैं, फंक्शंस के बेसिस पे. यानी कि ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है इसके अंदर सिर्फ क्या होगा, प्रोडक्शन ही होगा. किसका होगा, सारे प्रोडक्ट्स का, A B C D एंड E. पांचों प्रोडक्ट्स का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा. मार्केटिंग में A B C D E, पांचों प्रोडक्ट्स की क्या होगी, मार्केटिंग होगी. परचेज में A B C D E, पांचों की परचेज. यहाँ पे पांचों की फाइनेंस, यहाँ पे पांचों की रिसर्च एंड सो ऑन. कहने का मतलब है कि हमने क्या करा, कॉमन क्या, हमने बोला ना सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स आर ग्रुप्ड. क्या करा हमने, इसमें से कॉमन चीजें छांट ली कि A B C D E में से प्रोडक्शन छांट के हमने एक डिपार्टमेंट की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. मार्केटिंग सबकी अलग कर ली, मार्केटिंग डिपार्टमेंट. परचेज डिपार्टमेंट. दिस वे functional organizational structure is formed, or you can say functional departmentalization is done. How, when similar kind of jobs are grouped on the basis of functions. ये आप लिख सकते हैं, when similar kind of jobs are grouped and put under one department on the basis of functions. ये आपको याद रखना है एग्जाम्पल. ठीक है, क्योंकि आगे हम लोग इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स करेंगे. पहले आपको ये चीज क्लियर होगी तभी आपको वो क्लियर हो पाएगा. तो आप कोई भी एग्जाम्पल लेट्स से, ये और भी बहुत सारे इनफाइनाइटली प्रोडक्ट्स बना रहे, बहुत सारे, जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे सभी का प्रोडक्शन का होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सभी की मार्केटिंग में. क्योंकि कौन सा स्ट्रक्चर है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ठीक है, अब इस साथ साथ हम एक चीज और पढ़ लेते हैं कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सारे डिपार्टमेंट्स आपस में क्या होते हैं, इंटर डिपेंडेंट होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं. कैसे, हम एक एग्जांपल लेते हैं, यही एग्जांपल. लेट्स से मैं एक ए प्रोडक्ट की बात करूं. ठीक है, ए प्रोडक्ट का प्रोडक्शन यहाँ हो रहा है, एक ही मार्केटिंग यहाँ हो रही है, एक ही परचेज, एक ही सेल्स, एक ही फाइनेंस, एक ही रिसर्च. यानी कि जो एक प्रोडक्ट है, पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट ले लो, ABCD में से कोई भी एक प्रोडक्ट है. ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि एक डिपार्टमेंट तक ही सीमित है. That is not confined to one department. It is you can say exaggerated to, it is being scattered to all the departments. हर जगह फैला हुआ है. वन यहाँ पे रहा है प्रोडक्शन, मार्केटिंग यहाँ हो रही है, रॉ मटेरियल यहाँ परचेज हो रहा है, फाइनेंस यहाँ हो रहा है. यानी कि एक
एक प्रोडक्ट सक्सेसफुली मार्केट में तभी बिक पाएगा जब क्या होगा, सारे फंक्शंस, सारे डिपार्टमेंट अच्छे से क्या होंगे, काम करेंगे, अच्छे से कोऑर्डिनेटेड होंगे। क्यों? बिकॉज इन दिस देयर इज हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस। क्या है यहाँ पे? इंटरडिपेंडेंस क्या है, बहुत हाई डिग्री में। सारे डिपार्टमेंट्स आपस में एक दूसरे पे क्या है, इंटरलिंक्ड है। अगर एक डिपार्टमेंट ढंग से काम नहीं करेगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं हो पाएगा। क्लियर? कोई भी एग्जाम्पल ले, डी की बात करें, डी का प्रोडक्शन यहाँ, मार्केटिंग यहाँ, परचेज यहाँ, फाइनेंस यहाँ, यानी कि वो स्कैटर्ड है, फैला हुआ है सारे डिपार्टमेंट्स में। कोई एक डिपार्टमेंट तक कन्फाइंड नहीं है कि वो कैसा भी करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सारे डिपार्टमेंट्स आपस में इंटरडिपेंडेंट है। सो वी से इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देयर इज हायर डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑन ईच अदर। ठीक है, अब आते हैं हम डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे। क्या होता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? व्हेन सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स आर ग्रुप्ड एंड पुट अंडर वन डिपार्टमेंट। सेम डेफिनेशन रहेगी, क्लास में आ जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स। किसके बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बनाते हैं? यहाँ याद रखना है, फंक्शंस के बेसिस पे। ऐसे डिपार्टमेंट्स होंगे, फंक्शंस के डिपार्टमेंट्स होंगे। यहाँ पे कैसे होंगे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट? कैसे होंगे? एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं। नेस्ले कंपनी है, 5 प्रोडक्ट्स बना रही है, ए बी सी डी ई। यहाँ पे क्या होगा? हर एक प्रोडक्ट का अपना अलग डिपार्टमेंट होगा। जैसे कि ए का अलग डिपार्टमेंट है, बी का अलग है, सी का अलग है, डी का अलग है, ई का अलग है, एंड सो ऑन। लेट्स से बहुत सारे प्रोडक्ट्स और कंपनी ने बनाने शुरू कर दिए, तो ऐसे ही हमारे डिपार्टमेंट्स भी क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर प्रोडक्ट का अपना एक अलग डिपार्टमेंट है। अब ए प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, इस डिपार्टमेंट के अंदर ए से रिलेटेड हर एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। जैसे कि ए की प्रोडक्शन, ए की मार्केटिंग, ए की सेलिंग, ए की परचेज, ए की सेल्स, हर चीज रिलेटेड टू ए कहाँ होगी? ए इसी डिपार्टमेंट में होगी। एवरी फंक्शन रिलेटेड टू बी विल बी परफॉर्म अंडर दिस डिपार्टमेंट ओनली। एवरी फंक्शन रिलेटेड टू सी, यानी कि सी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी होगी, सी प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो इसी के अंदर होगी। यानी कि इस डिविजनल स्ट्रक्चर में हम कहते हैं देयर इज वेरी लो डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, और वी कैन से कि यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट क्या है? सिंगल इंडिपेंडेंट यूनिट है। यानी कि ए इंडिपेंडेंट है, उसको बी सी डी से कोई लेना देना। जैसे यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट थे कि जब तक ये काम नहीं करेगा तब तक क्या होगा? एग्जाम्पल हमने लिया था कि जब तक परचेज नहीं होगी तब तक प्रोडक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा प्रोडक्शन। आपस में इंटरडिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पे जब एक प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ अपने तक ही सीमित है, कन्फाइंड है अपने तक ही, उसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो हम कहते हैं कि इन डिविजनल स्ट्रक्चर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इज अ सिंगल इंडिपेंडेंट यूनिट, उसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं है।